Good morning everyone. In today's accounts class, we are going to continue with the accounting principles. In previous video, we have done first three concepts. Concepts are some set of rules on the basis of which we are making our accounts. हम कुछ set of rules के basis पे accounts क्यों बनाते हैं? क्योंकि we can compare our current year's account with the previous year accounts if these are made on the basis of some set of rules. These set of rules are called as GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. कुछ set of rules होते हैं which are made by different persons by mutually decided or you can say mutual consent के साथ बनाए जाते हैं, सब मिलकर बनाते हैं and which are applicable or which are used by different business concerns. So different principles are there to follow it. First of all, we have done going concern concept. In going concern concept, I told in previous video that our business is going for a long run. That means business की जो existence है उसकी identity है वो long run तक रहने वाली है. तो हम जब भी business start करते हैं तो हम ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है. तो हम बिजनेस में जो भी एसेट्स परचेज करते हैं वो हम लॉन्ग रन के लिए परचेज करते हैं. ये नहीं है कि आज परचेज किया और थोड़े दिनों के बाद 1 मंथ के बाद उसको सेल करेंगे. नो. तो हम ये सोचकर एसेट्स परचेज करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है. सेकेंड वॉज एक्रूअल कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कोई भी इनकम होती है या कोई भी एक्सपेंस होता है हम उसको सेम अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट में से चार्ज करते हैं. तो ये माना जाता है कि वो एक्सपेंस या इनकम उसी अकाउंटिंग पीरियड का है, तो उससे रिलेटेड प्रॉफिट उसी अकाउंटिंग पीरियड में कमा लिया गया होगा. तो इट इज सिमिलर टू मैचिंग कॉन्सेप्ट. ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की तरह ही है. मैचिंग में हम एक्सपेंस को चार्ज करते हैं और इनकम को मैच करते हैं. इसमें भी वही चीज़ है. अक्रूवल का मतलब होता है कि ड्यू हो जाना. तो अगर हमने वो काम एक अकाउंटिंग पीरियड में कर लिया है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस उसी पीरियड में ड्यू हो जाता है और उसी साल के प्रॉफिट में से वो चार्ज हो जाता है, यानी कि उस साल का प्रॉफिट उतनी अमाउंट से कम हो जाता है. और इनकम अगर होती है तो इनकम उसी साल के प्रॉफिट में ऐड हो जाती है. नेक्स्ट मैंने बताया था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. इन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मैथड्स शुड बी कंसिस्टेंट. ईयर टू ईयर हमारे मैथड्स जो है वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए. इसका ये मतलब होता है अगर हम फर्स्ट ईयर में सपोज हम एग्जांपल लेते हैं डेप्रिसिएशन का. फर्स्ट ईयर में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, स्ट्रेट लाइन, तो हमें नेक्स्ट ईयर भी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है अगर हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं. तो अगर हमने मेथड चेंज किया तो हमें फुट नोट में उसकी डिटेल देनी पड़ेगी कि फ्रॉम दिस ईयर वी आर गोइंग टू चेंज अवर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टियर ऑफ एनी एसेट. किसी भी एसेट की घिसावट की वैल्यू जो होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, विच आर डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट वैल्यू. एसेट की जो वैल्यू होती है उसमें से माइनस हो जाता है. तो इतनी अमाउंट से हमारी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है जितनी हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है. तो दीज वर द 3 कॉन्सेप्ट विच आई टोल्ड इन प्रीवियस video. So today we are going to do the next topic, next concept, that is business entity concept. According to business entity concept, business and businessman having different entity. दोनों की entity अलग अलग होती है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है. हम ये नहीं कह सकते कि जो बिजनेस है वही बिजनेसमैन है. सो फॉर एवरी बिजनेस और बिजनेस एंटिटी बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग एंटिटी एग्जिस्टेंस रखते हैं. अगर बिजनेस के नाम से कोई एसेट परचेज की जाती है तो वो बिजनेस की एसेट होती है. सिमिलरली अगर बिजनेसमैन के नाम से कोई एसेट परचेज की जाती है तो वो उसकी पर्सनल एसेट होती है. अगर बिजनेस में कोई लोन लिया जाता है तो बिजनेस का लोन माना जाएगा, बिजनेस की लायबिलिटी मानी जाएगी. अगर बिजनेसमैन पर्सनल लोन लेता है तो वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी मानी जाएगी.
तो इसी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही हम ये कहते हैं कि जो बिजनेस है वो अपने नाम से अलग से एसेट परचेज कर सकता है और बिजनेसमैन अपने नाम से अलग एसेट परचेज कर सकता है। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों की एंटिटी अलग अलग होती है। सो नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम अकाउंटिंग में वो सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड और विच कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी टर्म्स में नोट कर सकते हैं। अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को मनी टर्म्स में नोट नहीं कर सकते हैं देन दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सपोज अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर में झगड़ा हो जाता है और जिसके कारण स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद हो जाती है, मार्केट में प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम हो जाती है, उससे हमारा लॉस हो जाता है। एट दैट टाइम न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर जाता है और वो इस्टेब्लिश भी हो जाता है इतने टाइम पीरियड में, जितने टाइम पीरियड में हमारा स्ट्राइक पीरियड चल रहा है। तो उस टाइम में हमारी फैक्ट्री को, हमारी कंपनी को या हमारे बिजनेस को कितना लॉस हुआ, वी कांट मेजर इट इन मनी टर्म्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस बट इट कांट बी रिकॉर्डेड इन मनी टर्म्स। दैट्स व्हाई वी विल नॉट रिकॉर्ड इट इन अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मनी टर्म्स में हम बता नहीं सकते कि उनके झगड़े के कारण कितना लॉस हुआ बिजनेस को। सिमिलरली समटाइम वी यूज टू रिकॉर्ड सम एसेट्स लाइक हमारे पास 50 कार्स हैं, 100 किलोग्राम का क्लोजिंग स्टॉक है और 2 लाख रुपीस का ओपनिंग स्टॉक है। सो दीज आर डिफरेंट यूनिट्स, तीनों की यूनिट डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट इन मनी टर्म्स, सेकेंड इज ऑल्सो नॉट इन मनी टर्म्स, थर्ड इज इन मनी टर्म। दैट मीन्स इट विल बी रिकॉर्डेड, दीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड लाइक दैट। अगर हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की पर केजी की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके इसकी मनी टर्म्स में वैल्यू निकालकर फिर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अदरवाइज 100 किलोग्राम क्लोजिंग स्टॉक को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वी कैन रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस इन अकाउंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन मनी टर्म्स। जो भी रिकॉर्डेड मनी टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकते हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकी हम वैल्यू मनी टर्म्स में निकालेंगे तभी हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड, वी नो दैट आवर बिजनेस इज गोइंग फॉर लॉन्ग रन। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग रन के लिए, तो जो बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो तभी पता चलता है जब बिजनेस एंड हो जाता है। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस के एंड होने का वेट नहीं करता है कि बिजनेस एंड होगा तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा पाऊंगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो इन दैट केस कुछ एक अकाउंट टाइम पीरियड का कुछ टाइम इंटरवल्स पे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया जाता है एंड दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। दिस अकाउंटिंग पीरियड इज रिकॉर्डेड एज 1 ईयर से फ्रॉम 1st April to 31st March ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट ईयर का 31st मार्च, ठीक है, क्योंकि 1st अप्रैल के बाद मई जून जुलाई के बाद नेक्स्ट मार्च ही आने वाला है, नेक्स्ट ईयर का मार्च। तो ये 1 ईयर का जो पीरियड होगा दैट विल बी नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। तो इसी अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस और गेन हुए सब रिकॉर्ड करके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालकर ईयर एंड पे बता दी जाती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 ईयर इज रिगार्डेड एज अकाउंटिंग पीरियड
that is from 1st April to 31st March of next calendar year. Some companies are even using 1st January to 31st December, but ऑलमोस्ट ये ही अकाउंटिंग पीरियड यूज होता है जो कि कंपनी एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट और अदर एक्ट्स के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है कि 1st अप्रैल से 31st मार्च को ही अकाउंटिंग पीरियड माना जाना चाहिए. ओके, सो दिस इज 1 year पीरियड विच इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड, वन मोर थिंग, some companies which are listed in stock exchange, that means जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 1 year के साथ साथ अपने अकाउंट्स को क्वार्टरली भी पब्लिश करना पड़ता है. हर एक क्वार्टर का 3-3 महीने के बाद अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना होता है जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, जो कि मार्केट में अपने शेयर्स को कभी भी सेल और परचेज कर सकती है. जब तक शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो, कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, उनको सेल या परचेज नहीं कर सकती है. सो इफ शेयर्स आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, देन द कंपनीज नीड टू गिव देयर फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर ईच एंड एवरी क्वार्टर. हर क्वार्टर के बाद अपनी प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को पब्लिश करना जरूरी होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट मीन्स लागत. तो कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट से ही होता है. इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई एसेट बिजनेस में खरीदते हैं, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑन विच इट इज एक्वायर्ड, इट वॉज एक्वायर्ड, जिस रेट पर या जिस प्राइस पर इसको खरीदा गया था स्टार्टिंग में, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया. अगर हमने उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया है तो हम एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं. इसका रीजन क्या होता है, हम क्यों इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हैं? क्योंकि जो एसेट होती है उसकी मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, अप डाउन होती रहती है. तो हम कौन सी मार्केट प्राइस को रिकॉर्ड करें, तो वहां पर आ जाता है कंट्रोवर्सी. कोई एक पर्सन ये कहता है कि स्टार्टिंग की करनी चाहिए, दूसरा मतलब हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस डिफर करती है. कोई किसी मार्केट प्राइस को उस एसेट की प्राइस मानेगा, कोई किसी को मानेगा. तो दैट्स व्हाई वी रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, सो according to cost or historical cost concept, all the assets are recorded in the books of account at historical cost. That means the cost at which they were purchased, जिस कॉस्ट पर उसको परचेज किया गया था. सो जब हम बैलेंस शीट में इसको शो करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जब भी हम एसेट को शो करते हैं, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखने का मतलब ये नहीं है कि हर साल ही उसको सेम अमाउंट यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाया जाएगा कि उसकी प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी स्टार्टिंग प्राइस थी एसेट की, सपोज हमने स्टार्टिंग में बिल्डिंग परचेज की या मशीनरी कुछ भी परचेज किया. अब बिल्डिंग परचेज की, उसकी टूट फूट और कुछ भी रिपेयरिंग का काम तो होता ही रहता है. तो उसमें क्या होता है, जब हमने बिल्डिंग परचेज की, सपोज हमने 5 लाख की, तो नेक्स्ट ईयर इस बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख तो नहीं रहेगी ना, थोड़ी वैल्यू तो उसकी कम हो जाएगी क्योंकि उसमें कुछ टूट फूट होगी, कुछ खराब होगा और कुछ गिरावट होगी, कुछ ना कुछ होगा. तो उसमें से हम उसकी 1 ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू बचती है उसी को नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट में शो किया जाता है. दैट मीन्स इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट का ये मतलब नहीं है कि एवरी टाइम इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखने का मतलब ये है
कि जो स्टार्टिंग प्राइस है उसमें से हर ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करते रहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि मार्केट में अगर 5 लाख वाली मशीनरी की वैल्यू आज 8 लाख हो गई है तो हम डेप्रिसिएशन 8 लाख में से माइनस करेंगे। नो, देन डेप्रिसिएशन जो भी प्राइस पीछे से चलती आ रही है हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली, उसी में से ही कॉन्ट्रीब्यूशन में माइनस किया जाएगा। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड 7 accounting principles. Other accounting principles will be done in the next period. Okay, and in next class I will make the video of other accounting principles. Thank you.